हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग बिहार की कृषि के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखकर जो बिहार सामान्य ज्ञान का सीरीज चलाया जा रहा है उसका यह अगला कड़ी है। ये बिहार के कृषि से संबंधित जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए और जीएस आज तक के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं बिहार के कृषि व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, बिहार की कृषि व्यवस्था की बात करें तो 85% जनसंख्या बिहार का जितना भी जनसंख्या है उसका 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मतलब यहाँ का मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण क्या है कि यहाँ कृषि योग्य भूमि की अधिकता है। मतलब टोटल लैंड जितने हैं उसका लगभग 80% भाग पर कृषि कार्य हो सकता है, मतलब कृषि योग्य भूमि है। यहाँ के मुख्य भोजन जो है वो चावल है और दूसरा भोजन यहाँ का गेहूं है। मतलब मुख्य चावल और सेकंड स्थान पे गेहूं है। लगभग सभी जिलों में धान की खेती होती है और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैंने बिहार करंट अफेयर्स में बताया था कतरनी चावल के बारे में। तो कतरनी चावल जो भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में होता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार को कृषि संरचना के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। उत्तर बिहार, यहाँ कृषि की सघनता है और यहाँ लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि कार्य होता है। जबकि दक्षिण बिहार कृषि की सघनता कम है और कम होने का कारण क्या है, यहाँ सिंचाई व्यवस्था उतना दुरुस्त नहीं है, ठीक है, और उर्वरता की कमी है, भूमि में उर्वरता की कमी है, जिसके कारण यहाँ कृषि की सघनता कम है। लगभग यहाँ 45 से 65% भाग पर कृषि कार्य होता है। बिहार में प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता की बात करें तो बहुत ही कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता जो है वो 0.4 हेक्टेयर है और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति भूधारण की क्षमता जो है वो 1.5 हेक्टेयर है। तो यूं कहें कि बिहार का प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता जो है वो राष्ट्रीय स्तर से भी काफ़ी कम है, ठीक है, 0.4 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1.4 हेक्टेयर है। बिहार में लगभग 77% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के एग्रीकल्चर व्यवस्था का क्या हाल होगा कि जहाँ 77% लोग के पास 1 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं है, जबकि 19% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 से 4 हेक्टेयर ज़मीन है और मात्र 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। मतलब 1% लोग ही यहाँ बिहार में ज़मींदार हैं, बाकी सब छोटे और सामंत किसान हैं, ठीक है। अगर औसत जोत की बात करें तो औसत जोत का आकार भी कम है, 1.38 टू 0.68 हेक्टेयर है औसत जोत। प्रति व्यक्ति औसत जोत भी काफ़ी यहाँ कम है। बिहार में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई खोदाबंदपुर बेगूसराय में लगाई गई, ठीक है। बिहार में पहली कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई खोदाबंदपुर बेगूसराय में लगाई गई। वहीं डॉक्टर आर के सुहाने के पहल पर, मतलब डॉक्टर आर के सुहाने ने पहल किया था वर्मी कंपोस्ट के लिए और इन्हीं के सलाह पर वर्मी कंपोस्ट का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है, बेगूसराय के खोदाबंदपुर में। बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक भी माना जाता है। बिहार में बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है वो कोठिया ग्राम है, जो समस्तीपुर जिले में पड़ता है। कोठिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम है और लगभग पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 38 जैविक ग्राम हैं। कितने हैं? 38 जैविक ग्राम। अब थोड़ा बिहार के जो भी फसल हैं, चाहे वो नकदी फसल हो या फिर खाद्यान्न फसल हो, उनके जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो लीची मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में होता है और मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लीची अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में ही है। वहीं मखाना को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में होता है। मखाना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? दरभंगा में है। जबकि कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मौसम संबंधी विशेषताओं के कारण बिहार के कृषि क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है, ठीक है। मौसम संबंधी विशेषताओं के कारण क्या है कि बिहार के जो कृषि क्षेत्र है उसको 3 जोन में बांट दिया गया है।
जोन पहले जोन में जो है वो 105 से 115 सेंटीमीटर वर्षा और 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.6 सेंटीग्रेड जहाँ टेम्परेचर है उस क्षेत्र में रखा गया है। पहला जोन है जहाँ वर्षा की अधिकता है और ये उपजाऊ भूमि है, ठीक है। यहाँ धान, गेहूं, राई, आलू, मक्का की खेती होती है। और ये पहला जोन जो है वो चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण का क्षेत्र है, ठीक है। अब हम दूसरे जोन की बात करें तो दूसरा जोन जो है वहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में रहता है। यहाँ बलुई और दोमट मिट्टी है, इसलिए यहाँ व्यावसायिक फसल अधिक होता है और भौतिक सुविधाओं का यहाँ अभाव है, इसीलिए खदान फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ पर धान, गेहूं, आलू, मक्का की खेती होती है। इसके अलावा चाय की भी खेती होती है, ठीक है। बड़े पैमाने पर यहाँ चाय की खेती होती है। और इस जो जोन 2 के अंतर्गत आते हैं वो सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का क्षेत्र आता है। तीसरे जोन की बात करें तो तीसरे जोन के अंतर्गत उन क्षेत्र को रखा गया है जहां टेम्परेचर 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा कम होता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। वहां की भूमि जो है वो काफ़ी कम उपजाऊ है, भौतिक सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण कृषि का उतना विस्तार नहीं हो पाया है। धान, गेहूँ, राई और चना, दलहन की खेती इस क्षेत्र में होती है। मतलब यूँ समझ ले कि दलहन की खेती इस क्षेत्र में अधिक होती है। शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा और औरंगाबाद का क्षेत्र है ये जोन 3 के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिहार में कृषि संरचना की। तो कृषि संरचना की बात करें तो कृषि संरचना के आधार पर यहाँ के कृषि संरचना को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन आपको यहाँ 4 भाग लिखा हुआ प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन ये 3 भाग में ही बांटा गया है। 3 भाग यहाँ होगा। तो खरीफ फसल सबसे पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर आते हैं। तो कई बार पूछ भी दिया गया है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। तो मक्का, धान, बाजरा, ज्वार ये सब क्या है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है, भदई फसल और अगहनी फसल। खरीफ को 2 भाग में बांटते हैं, भदई फसल और अगहनी फसल। भदई फसल क्या होता है कि कम समय में पककर तैयार हो जाने वाला फसल होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, तिलहन। कुछ धान जो होते हैं वो काफ़ी कम समय में पक जाते हैं। तो इस तरह के जो कम समय में पक जाने वाले फसल होते हैं उसे भदई फसल कहा जाता है। और अगहनी फसल का बात करें तो जो अगहन के महीने में पककर तैयार हो जाता है और वर्षा ऋतु में इसे बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान की खेती होती है अगहनी फसल के अंतर्गत। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास में अगहनी फसल उगाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रबी फसल की। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि की खेती होती है। सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, रबी फसल में सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जायद फसल की, ठीक है। तो पर्याप्त सिंचाई सुविधा होना आवश्यक है जायद फसल के लिए। और जायद फसल के अंतर्गत जनरली क्या है कि सब्जी की खेती ज़्यादातर होती है। तो मई जून में बुआई होती है और जुलाई अगस्त में कटाई होती है। मक्का, महुआ, माही, ज्वार, पटसन और सब्जी की खेती जायद फसल के अंतर्गत की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण फसल जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धान की बात करते हैं। बिहार की मध्यवर्ती धान भाग की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बिहार का जो मध्यवर्ती मैदान है, जिसको हम लोग बूढ़ी गंडक और कोसी के क्षेत्र का मैदान कहते हैं उत्तर बिहार में, वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और सर्वोत्तम मतलब उपजाऊ भूमि है वहाँ। बिहार के कुल कृषि युक्त भूमि मतलब जितने भूमि पर कृषि होती है उसके 46% भाग पर धान की खेती होती है। मतलब बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। धान की खेती के लिए उच्च तापमान और 125 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा की सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। धान की जहाँ तक उत्पादन की बात करें तो धान के उत्पादन में चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपाल, सीतामढ़ी,
दरभंगा और समस्तीपुर के ज़िले में धान की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। अब हम लोग गेहूं की बात कर लेते हैं। तो गेहूं यहाँ की दूसरी खाद्यान्न फसल है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में सर्वोत्तम, ये मैदानी भाग जो है उत्तर बिहार का, वो सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि है गेहूं के लिए। और कुल कृषि युक्त भूमि का 30% भाग पर ये गेहूं की खेती होती है बिहार में। इसमें सामान्य वर्षा और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है। अगर गेहूं उत्पादन में बात करें तो पूरे देश में छठा सबसे बड़ा राज्य है गेहूं उत्पादन का। गेहूं उत्पादक अगर जिले की बात करें तो चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, सीतामढ़ी का क्षेत्र जो है, समस्तीपुर का क्षेत्र, ये गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अब मक्का की बात कर लेते हैं। तो कुल कृषि युक्त भूमि का मतलब जितने क्षेत्र पर कृषि होती है उसके 10% भाग पर बिहार में मक्का की खेती होती है। मक्का की खेती के लिए आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धान के उत्पादन, मतलब धान नहीं, यहाँ मक्का होना चाहिए। तो मक्का का जो उत्पादन है वो चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा और भागलपुर के क्षेत्र में मक्का की खेती सर्वाधिक होती है। अब हम लोग व्यावसायिक फसल की बात कर ले तो व्यावसायिक फसल में सबसे पहला आता है गन्ना की खेती। ठीक है, तो गन्ना की खेती के लिए 26 डिग्री टेम्परेचर और दोमट मिट्टी और सिंचाई की सुविधा होना आवश्यक है। बिहार में 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती होती है। और गन्ना की खेती चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, मुंगेर और पूर्णिया, सहरसा के क्षेत्र में होता है। और आप देखेंगे कि अधिकतर चीनी मिलें जो हैं, चीनी मिल जो है इसी क्षेत्र में है। चूँकि इसी क्षेत्र में इसलिए है कि यहाँ चीनी गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए अधिकतर चीनी मिलें इसी क्षेत्र में है। मखाना के उत्पादन में देश प्रथम, बिहार जो है सबसे देश में पहले स्थान पर है। और इसके उत्पादक जिले जो है वो दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज में मखाना की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। व्यावसायिक फसल में अब बात कर लेते हैं चाय की। तो चाय बिहार के किशनगंज में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, किशनगंज में चाय की खेती सर्वाधिक होती है। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी चाय की खेती होती है। जूट की बात करें तो जूट के मामले में देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। इसके अलावा कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। अब तंबाकू की बात करें तो तंबाकू उत्पादन में बिहार छठे स्थान पर है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया के क्षेत्र में ये तंबाकू की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। अब पहली हरित क्रांति से बात करें तो हरित क्रांति, पहली जब हरित क्रांति चालू की गई थी, स्टार्ट की गई थी, तो हरित क्रांति में जो लाभ मिलना चाहिए था बिहार को, उससे वंचित रह गया था। इसीलिए बिहार सरकार ने हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को क्या हुआ कि पर्याप्त लाभ मिल पाया और बिहार और पूर्वी भारत के क्षेत्र इससे वंचित रह गए। इसीलिए नीतीश सरकार के अगुवाई में क्या किया गया, एक प्लान बनाया गया कि किस तरह से दूसरी हरित क्रांति को बिहार में लागू किया जाए। तो बिहार दूसरी हरित क्रांति का अगुवाई कर सकता है। 10 साल में 2 गुना अनाज का उत्पादन राष्ट्रपति ने बताया। किसानों की आय बढ़ाने में अगर बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। दूसरी हरित क्रांति की अगुवाई बिहार करेगा। तीसरी रोड मैप, जो कृषि रोड मैप है बिहार सरकार के द्वारा, जो कृषि रोड मैप 3 लाया गया है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अगर इसे लागू किया जाए तो सही में किसानों की आय दुगुनी हो सकती है। कृषि रोड मैप तीसरा जो है 2017 से 2022 के लिए लागू किया गया है। ठीक है, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के अवसर पर कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया गया। और कृषि रोड मैप में आखिरकार है क्या? ठीक है, तो तीसरे कृषि रोड मैप को अगर हम लोग जाने तो दूसरे कृषि रोड मैप जो था 2012 से 17 के लिए था और तीसरा कृषि रोड मैप जो है वो 17 से 22 के लिए है। मतलब कुल 5 साल के लिए कृषि रोड मैप लाया गया है। बिहार सरकार ने 2008 में कृषि रोड मैप शुरू किया था और 8 से 12 तक पहला चला था। ठीक है, सरकार कहती है कि पहले राज्य में अनाज की भंडार की क्षमता सिर्फ 3 लाख टन थी और रोड मैप योजना के बाद यह 13 लाख टन हो गया। मतलब अनाज के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। पिछले 10 वर्षों में अनाज उत्पादन में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई और इसके फायदे भी बहुत सारे हुए। तीसरे रोड मैप में जैविक खेती पर विशेष जोर दिया गया है। तीसरे रोड मैप पर जो है वो जैविक खेती पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं नौबतपुर में खेती के लिए एक अलग से बिजली फीडर बनाने का, देश में पहला बिजली फीडर जो होगा प्रदेश में, मतलब बिहार राज्य में पहला
कृषि बिजली फीडर जो है वो नौबतपुर में स्थापित किया गया। पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे जो है वो जैविक कॉरिडोर भी बनाना है। ठीक है, पटना से भागलपुर गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर बनाना है ताकि जैविक कृषि उत्पादन में बिहार को नंबर 1 पर लाया जा सके। जैविक सब्जी उत्पादन के लिए सरकार जो है अनुदान भी दे रही है और इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाया जा रहा है। किशनगंज में बिहार मत्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना करना है। ठीक है, ताकि मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। मधुबनी में बिहुल नदी पर बियर सिंचाई योजना बनाया जाए ताकि मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बेहतर हो सके। दरभंगा में पुरानी कमला नदी पर बियर सिंचाई बनाना है ताकि दरभंगा के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। टिकमा नदी पर बियर सिंचाई योजना बनाया जाएगा। वहीं पे बघेला में पुरानी कमला नदी पर बियर सिंचाई बनाया जाएगा। सहकारी सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना भी चलाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं खदान फसल और उसके उत्पादक जिले की। तो चावल के बात करें तो चावल का उत्पादन जो है वो चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, कटिहार के क्षेत्र में होता है। वहीं गेहूं की उत्पादन चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, मुंगेर के क्षेत्र में होता है। मक्का का उत्पादन आप देख ही रहे हैं, चंपारण, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में होता है। जौ बाजरा का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। सरसों की बात करें तो सरसों तिलहन में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, तिरहुत और पटना में होता है। वहीं तिल का उत्पादन सबसे अधिक गया में होता है, इसलिए गया का तिलकुट काफ़ी फेमस है। तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत और भागलपुर, मुजफ्फरपुर में होता है। अब हम लोग दलहन की बात करें तो अरहर का सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, गया में होता है। वहीं चना का सबसे अधिक उत्पादन पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर में होता है। मसूर का पटना और गया में होता है। अगर व्यावसायिक फसल की बात करें तो जूट का उत्पादन पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर तथा पूर्णिया में होता है। वहीं आप ये देख ही रहे हैं अच्छी तरह चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में गन्ना की खेती होती है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की एग्रीकल्चर व्यवस्था को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इससे पहले मैंने बिहार की मिट्टियों से संबंधित वीडियो बनाया था, उसे आप डेफिनेट रूप से देखिए। और बिहार का करंट अफेयर्स का सीरीज प्रारंभ हो गया है, आप देखकर इसका लाभ उठाइए।